तारा ने जब ध्यान से देखा तो वो चौकोर खांचा था। तभी तारा को गुरुदेव दत्त के चित्र में बनी हुई उस चंदन की डिब्बी का चित्र उसकी आंखों के सामने घूम गया और तारा चौंक कर बोली, मतलब उस चंदन के डिब्बे को रखने के लिए ये लोहे का बक्सा और ये खांचा बनाया गया था और वो इसी में था। अगर वो इसमें था तो कहाँ गया? इतना कहते हुए तारा ने अपना सिर पीट लिया और बेचैनी से बोली, इसका मतलब मेरे यहाँ आने से पहले कोई यहाँ आकर उसे ले गया, लेकिन कौन है वो जिसे मुझसे पहले पता चल गया इसके बारे में? तारा ने जैसे ही कहा कि ये चंदन की डिब्बी अनन्या के कमरे से ही मिली है तो सब हैरानी से बोले, क्या अनन्या के कमरे में? उसके कमरे में कैसे हो सकता है? लेकिन तारा बड़ी शांति से बोली, सिर्फ उसके कमरे में ही नहीं निकला है बल्कि अनन्या के बैग से मिला है, और अब तो अनन्या ही बताएगी कि ये उसके पास कैसे और कहां से आया। ध्रुव की आवाज लगाने के बाद भी अब तक अनन्या वहां नहीं आई थी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या गई कहां। तारा बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। उसके साथ साथ बाकी सब भी बहुत परेशान थे, क्योंकि अनन्या के कमरे में एक ऐसी चीज मिली थी जो कि बहुत जरूरी थी और जिसके लिए सब कितने परेशान थे, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतने में अनन्या हड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आई और उसकी नजर जैसे ही अपने कमरे में खड़े अपने सभी दोस्तों पर पड़ी, उसके कदम जहां थे वहीं थम गए। अनन्या की नजर सीधा तारा के हाथ में पकड़े चंदन के डिब्बे पर गई और उसे देखकर अनन्या के चेहरे का रंग कुछ देर के लिए उड़ गया, लेकिन फिर वो खुद सामान्य होते हुए बोली, तुम लोग यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अनन्या के सवाल पर तारा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, हम तुम्हारे कमरे में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे अनन्या। तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल लेकर खड़े हैं हम। इस डिब्बी को पहचानती हो? तारा ने उस चंदन के डिब्बे को अनन्या की आंखों के सामने करते हुए कहा, और साथ ही साथ तारा अनन्या के चेहरे पर आने जाने वाले भाव को भी नोटिस कर रही थी, जैसे वो अनन्या के चेहरे के भाव से ही जानना चाहती हो कि अनन्या सच बोलने वाली है या झूठ। अनन्या ने तारा के सवाल पर घबरा कर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन तारा जल्दी से इनकार करती हुई बोली, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस पूछना चाहती हूँ कि ये डिब्बी तुम्हारे पास कहां से आई। तुम जानती हो ना इसके बारे में कि ये डिब्बी क्या चीज है और कितनी जरूरी? लेकिन जो अनन्या अभी कुछ देर पहले तक बहुत नर्वस लग रही थी, अचानक से बहुत नॉर्मल होकर बोली, क्या चीज है ये? मतलब एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी तो है, ये कितनी क्यूट है ना, और यूनिक भी, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रख लिया। और क्या हो गया, इसमें इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो। अनन्या के इस तरह बोलने से तारा ने चिढ़ते हुए कहा, अनन्या ये बच्चों का कोई खेल नहीं है कि तुम कोई भी कहानी बनाकर सुना दो। ये वही चंदन की डिब्बी है जिसमें बंजारन के नाखून या बाल हो सकते हैं, जिन्हें हम इतनी परेशानी से ढूंढ रहे थे, और ये तुम्हारे पास है। तुमने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और अब तुम बहाने बना रही हो। अरे मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता था इसके बारे में कुछ। मैं तो बस ऊपर वाले कमरे में थी तो मुझे एक डिब्बा मिला। जब उसे खोलकर मैंने देखा तो उसमें ये डिब्बी रखी हुई थी। मुझे ये छोटी सी डिब्बी बड़ी क्यूट और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ऐसी डिब्बी मैंने कभी नहीं देखी थी, तो बस इसलिए मैं उठाकर ले आई। यकीन मानो मुझे नहीं पता था कि ये वही डिब्बी है जो तुम लोग ढूंढ रहे हो, वरना क्या मैं इसे अपने पास रखती? अगर पता होता तो मैं तुम लोग को जरूर दे देती। चलो कोई बात नहीं, अभी पता चल गया, तुम अभी से रख लो, बस बात खत्म। अनन्या की बात खत्म होते ही विकी दुखी होकर बोला, मतलब मेरे पापा ने उसे छुपाया था, वो भी यहीं? ध्रुव ने विकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। इधर तारा को यकीन नहीं आ रहा था कि अनन्या इतनी बड़ी बात को इतने कैजुअल तरीके से पेश कर देगी। तारा ने ध्रुव और बाकी सबकी तरफ देखा कि बाकी सबके चेहरे पर भी वैसे ही भाव थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ध्रुव ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है अनन्या को आइडिया नहीं रहा हो, और देख रही हो तुम आजकल इसे कैसी कैसी चीजें कलेक्ट करने का शौक चढ़ रहा है। हो सकता है इसने इस डिब्बे को अपनी कलेक्शन का एक हिस्सा बना लिया हो। चलो कोई बात नहीं, खुश हो जाओ तारा, क्योंकि जो तुम ढूंढ रही थी वो मिल गई। अब काम आगे बढ़ पाएगा। ध्रुव ने जैसे जवाब दिया था लगभग वैसा ही जवाब तारा हर किसी की आंखों में देख पा रही थी। जैसे हर कोई यही कहना चाहता हो कि डिब्बी मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है अनन्या इसे यूं ही ले आई हो। लेकिन अनन्या तारा को एकटक देख रही थी और उसके होठों की हल्की सी मुस्कुराहट बता रही थी जैसे वो तारा का मजाक उड़ा रही है। तारा उस डिब्बी को लेकर चिढ़ती हुई अनन्या के कमरे से बाहर निकल आई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उसने अपने बैग से विकी की दी हुई लाल रुमाल को निकाला
और उस चंदन की डिब्बी को उसमें लपेटकर उसने अपने बैग में संभाल कर रख लिया। तारा बैग लेकर सीधा अपने कमरे से बाहर निकली, क्योंकि वो जल्द से जल्द पुजारी जी से मिलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही तारा अपने कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि ध्रुव और बाकी सब खड़े उसे देख रहे हैं। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तारा क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? तारा ने बेरुखी से जवाब दिया, इस चंदन की डिब्बी को मैं इस घर में ज्यादा देर नहीं रख सकती, क्योंकि इसे कभी भी नष्ट किया जा सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पुजारी जी से मिलना होगा और इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। तारा के इस तरह व्यवहार करने से ध्रुव ने परेशान होकर पूछा, ऐसा भी क्या हो गया तारा कि तुम अभी के अभी जा रही हो? तुम बाद में भी पुजारी जी से मिल सकती हो, और इस घर में ऐसा कौन है जो उसे नष्ट कर देगा? लेकिन ध्रुव की बात सुनकर भी तारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो परेशान होकर अनन्या के कमरे की तरफ देखती रही। तारा के इस तरह अनन्या के कमरे की तरफ देखने से ध्रुव ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए पूछा, तारा क्या बात है? मैं गौर कर रहा हूं पिछले कुछ वक्त से तुम बहुत परेशान रह रही हो। खासकर अनन्या के प्रति तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब होता जा रहा है, जैसे तुम उसके हर व्यवहार में शक करने लगी हो। कुछ बात है तो हमें बताओ। तारा अनन्या के कमरे की तरफ देखती हुई बोली, पता नहीं क्यों मुझे लगता है अनन्या के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या कभी नॉर्मल अनन्या के जैसे रहती है, पर अगले पल ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अनन्या है। ऐसा लगता है जैसे शरीर तो उसका है, लेकिन उसके भीतर आत्मा किसी और। इतना कहकर तारा चुप हो गई। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और बोली, ध्रुव, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनन्या किसी के प्रभाव में है। जुल्मी, विक्की, छलावा जो कि वहीं तख्त पर बैठे हुए थे, उन्होंने जब तारा की बात सुनी तो वो भी जल्दी से उठकर वहां आ गए और उन्होंने हैरानी से तारा से पूछा, प्रभावित है का क्या मतलब है तुम्हारा? तारा विक्की को समझाती हुई बोली, प्रभावित मतलब इंग्लिश में जिसे तुम पजेस्ट होना कहते हो। जुल्मी, जिसको पजेस्ट का मतलब समझ नहीं आ रहा था, उसने अपना सर खुजलाते हुए पूछा, ये प्रभावित होना और पदस्थ होना क्या होता है? जुल्मी के सवाल पर तारा के बदले ध्रुव ने जवाब दिया, पदस्थ नहीं, पजेस्ट। पजेस्ट का मतलब होता है जब किसी इंसान के शरीर पर किसी दूसरी आत्मा का कब्जा हो जाए और वो इंसान उस तरह से व्यवहार करे जैसे वो आत्मा उससे करवाना चाहे। अचानक से इंसान का व्यवहार, पसंद नापसंद सब बदलने लगती है। शरीर तो उसका होता है, लेकिन उसमें जो आत्मा होती है वो उसकी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुष्ट आत्माएं अपने कुछ बुरे मकसद के लिए किसी भोले भाले इंसान के शरीर का उपयोग करती हैं, और कई बार तो उस इंसान की मौत तक हो जाती है। लेकिन वही अगर इंसान की अपनी आत्मा इतनी मजबूत हो, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तब कोई आत्मा उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकती है। ध्रुव की बात सुनकर जुल्मी ने डर से कहा, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं तारा जी की अनन्या जी के भीतर भूत है? अरे नहीं नहीं तारा जी, हमारी अनन्या जी तो कितनी मासूम है, उनके भीतर कैसे कोई भूत हो सकता है? एक तरफ जहां जुल्मी अनन्या के लिए परेशान होता दिख रहा था, वहीं विक्की ने ध्रुव की बात को सुनकर शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, तू इन सब के बारे में इतना कैसे जानता है? लेकिन इससे पहले ध्रुव कोई जवाब देता विक्की खुद ही बोला, हाँ हाँ ठीक है, तू बोलेगा तूने इंटरनेट से कहीं पढ़ा था। पता नहीं तू इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ लेता है, मैंने तो तुझे आज तक कभी कुछ पढ़ते हुए नहीं देखा। जाने दे। तारा, तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो कि अनन्या किसी बुरी शक्ति से पजेस्ड है? विकी और बाकी सबके सवाल से तारा खुद उलझन में नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले, लेकिन उसके कुछ भी बोलने से पहले ध्रुव ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या तरीका है तारा? पहले तुम बंजारण, वशीकरण, चंदन की डिब्बी ये सब करती थी, वहां तक ठीक था, पर अब तुम मेरी अनन्या को भी इन सब में घसीटना चाहती हो। देखो, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम अनन्या को इन सब में लाकर परेशान करो। वो पहले से ही बहुत परेशान है, अपने घर को मिस कर रही है, यहाँ आकर फंस गई है। जब से वो यहाँ आई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले उस वशीकरण खंडहर से गायब हो गई, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद कुछ ना कुछ होता ही आया है उसके साथ, और अब तुम ये सब कह रही हो? अनन्या वशीकरण खंडहर में तुम लोगों के साथ थी और वो गायब भी हुई थी, और फिर वो तुम लोगों को कहाँ मिली? और उसकी तबीयत खराब का क्या मतलब है, जरा बताओगे? तारा ने ध्रुव की नाराजगी को इग्नोर करते हुए उससे सवाल पूछ लिया। तारा के सवालों का जवाब देते हुए छलावा ने उसे शुरू से सारी बातें बताई, जिसे सुनकर तारा और परेशान नजर आने लगी और वो ध्रुव से बोली, देखो, मुझे पता है तुम अनन्या के लिए क्या फील करते हो और उसके लिए कितने परेशान रहते हो, लेकिन मेरा यकीन करो ध्रुव, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ।
ना मैं यहाँ मजाक करने आई हूँ। अनन्या के साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है। अगर उसे समय से नहीं पहचाना गया, नहीं रोका गया, तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी और हो सकता है तुम अनन्या को हमेशा के लिए खो दो। अनन्या को खोने की बात सोचना भी ध्रुव के लिए बहुत दर्दनाक था और इस बार ध्रुव थोड़ा पिघलता हुआ नजर आया और वो तारा को गौर से देखते हुए बोला, अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अनन्या किसी के प्रभाव में है? ध्रुव के सवाल पर तारा ने गहरी सांस ली और उसके बाद एक एक करके सारी घटनाओं को ध्रुव के सामने हाईलाइट किया। जैसे उसने कैसे अनन्या को बेसमेंट में देखा था, फिर अनन्या की वो अजीबोगरीब बात, वो सारी चीज है जो तारा को उस पर शक करने के लिए मजबूर करती है। उन सभी बातों को सुनने के बाद ध्रुव, जो खुद अनन्या के लिए परेशान था, उसने तारा से पूछा, तो तुम क्या कहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? मैं बस ये पता लगाना चाहती हूँ कि अनन्या के साथ दिक्कत क्या है और उसके लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिक करनी पड़ेगी। प्लीज तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो और समझो सब ठीक हो जाएगा। तारा की बात सुनकर ध्रुव ने उसे केवल इतना कहा, ठीक है तारा, मैं तुम पर यकीन करता हूं, लेकिन अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी भी शक के बेसिस पर आकर अनन्या परेशान हो। तुम फिक्र मत करो, अनन्या को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं जो भी करने वाली हूँ वो इस तरह करने वाली हूँ कि अनन्या को कानों कान भनक नहीं लगेगी। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अगर वाकई में अनन्या किसी के प्रभाव में है तो हमें आगे की सारी गतिविधियों को बहुत संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे किसी भी काम को सफल नहीं होने देगी और हर काम में रुकावट खड़ी करेगी। तारा की बात सुनकर ध्रुव तारा को समझाते हुए बोला, ठीक है, तो अभी तुम अपने कमरे में जाओ, तुम बहुत परेशान लग रही हो, मुझे थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठो और सोचो। ध्रुव की बात को सुनकर तारा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई थी, लेकिन अब भी उसके दिमाग में अनन्या की सारी चीजें घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि सबके सामने ये प्रूफ हो जाए कि अनन्या अपने वश में नहीं है, किसी और के वश में है। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि अगर उसका शक यकीन में बदल गया तो उसके बाद क्या होगा। जो जंग अभी तक पर्दे के पीछे चल रही है, कहीं तारा के छेड़ने की वजह से वो खुलेआम ना हो जाए और उसके बाद चीजें बहुत बिगड़ सकती थी। लेकिन इस तरह चुपचाप बैठने से अनन्या को भी तो नुकसान हो सकता था। यही सब बातें सोचते हुए तारा ने पूरा दिन लगभग अपने कमरे में गुजार दिया था। शाम होने को थी और अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना था, जिससे वो ये मालूम कर सके कि अनन्या किसी के प्रभाव में है या नहीं। उसके बाद ही वो कोई कदम बढ़ाना चाहती थी। तारा चुपचाप रसोई में गई और वहां से एक नींबू उठाकर अपने कमरे में आ गई और फिर अपने बैग से मौली निकालकर कमरे के बीच में पालथी मारकर बैठ गई और उस नींबू पर मौली लपेटने लगी। हर एक बार मौली लपेटने के साथ वो कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। एक एक करके उसने नींबू पर 7 बार मौली लपेटी और आखिर में गांठ लगाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उठकर खड़ी हो गई और उस नींबू की तरफ गौर से देखती हुई बोली, बस आज की रात, कल सुबह अनन्या तुम्हारा ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म। नहीं अनन्या, तुम्हारा खेल खत्म नहीं, जो ये खेल रहा है उसका खेल खत्म। क्योंकि जैसे ही एक बार मैं श्योर हो जाऊं, मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरे रास्ते में आगे रुकावट बनो। तारा ने अपनी मुट्ठी में उस नींबू को बंद किया, अपने कमरे से बाहर आई और सीधा अनन्या के कमरे में चली गई। उस वक्त अनन्या सजनी के साथ किचन में थी। तारा ने चुपके से वो नींबू लिया और अनन्या के गद्दे के नीचे डालकर बाहर आ गई। तारा जैसे ही अनन्या के कमरे से बाहर निकली, अनन्या दरवाजे पर ही उसे मिल गई। तारा को गौर से देखती हुई अनन्या बोली, क्या बात है तारा, मैं देख रही हूँ तुम आजकल मेरे कमरे के चक्कर बहुत काट रही हो, सब ठीक तो है? अनन्या के सवाल पर तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ठीक नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, जब जागो तभी सवेरा। तारा की इस तरह की बात सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई तारा को नजरअंदाज करके अपने कमरे के भीतर चली गई और तारा अनन्या के कमरे से बाहर आकर उसके कमरे के दरवाजे को घूरती हुई बोली, अब बस सवेरे होने का ही तो इंतजार है अनन्या। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।